हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी के समक्ष एक नए हेडिंग और नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट को लेकर के उपस्थित हूं। आपको पिछले जो लेक्चर बताए गए उसमें आपने देखा होगा कि प्रकाश क्या है, उसके बारे में बता दिया गया, प्रकाश के गुणों के बारे में बता दिया गया, प्रकाश किस प्रकार से चाल या उसकी चाल क्या होती है उसको बता दिया गया, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, इसके बाद में आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के दो रूप हैं, वास्तविक, आभासी। इन सभी की व्याख्या जो है अच्छे प्रकार से करा दी गई है और साथ ही साथ आपके नोट्स के लिए यहाँ पर हमने हर चीज़ों को लिख भी दिया है कि जिससे आप समझें भी और उसी के साथ में आप नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि नोट्स जो होता है वह बहुत कीमती होता है। क्योंकि जब आपके पास में नोट रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप जब चाहेंगे जिस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए तुरंत आप उसका रिवीजन कर लेंगे। तो आज आप यहाँ देख रहे हैं, पाठ का नाम तो दिया ही है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आप देख रहे हैं टॉपिक आपका आज होगा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं होती हैं इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले आप जानिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। हालांकि इस वक्रता केंद्र को बताने से पहले आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए, गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं। इसकी परिभाषा हम पिछले लेक्चर में लिखा चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक जनरल जो जानकारी, सामान्य जानकारी जो होती है उसको बता दिया जा रहा है। तो गोलीय दर्पण के लिए आपको बताया गया था, आपके पास में एक ऐसा गोला होना चाहिए जो कांच का बना हुआ हो। जैसे कि आप रबड़ की गेंद को देखते हैं, जो रबड़ की गेंद होती है, यदि वह रबड़ के स्थान पे कांच की गेंद बना दी जाए और उसको बीच से कट कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप दो भाग पाएंगे और वही दोनों भाग ही आपके लिए, या फिर जो भी भाग दोनों अलग अलग बन जाते हैं वही गोलीय दर्पण कहलाता है। तो जब दो भाग उसके बने हैं तो इसका मतलब है कि जो गोलीय दर्पण होगा वह दो प्रकार का होगा। एक अवतल नाम बताया गया था, एक उत्तल नाम बताया गया था। अवतल में क्या होगा, इसमें आपने देखा होगा कि जो पेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से गोलीय दर्पण बने, जो आपका बाहर से पेंट रहे और अंदर से प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ने के बाद टकरा करके मुड़ जाती हैं, तो वह जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण कहलाएगा। लेकिन यदि कहीं इसी का विपरीत हो गया कि अंदर से जो है पॉलिश कर दिया जाए, अभी आपसे पूछा जाए बताइए पॉलिश किसका किया जाता है, तो उत्तर क्या मिलेगा, पारे का या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। अर्थात अंदर से आप कलई करा दीजिए और बाहर जो ये तल है इस पर से प्रकाश की किरणें आएं और टकरा करके ये मुड़ जाएं, तो ये दर्पण जो आपका बनेगा वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने हेडिंग पर चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि जो ये दर्पण है वह जिस गोले से काटा गया होगा उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र पाया गया होगा, और जब इसी केंद्र से होकर के इसको हम काटेंगे तभी ये दो भागों में बराबर बराबर बटेगा। तो जो दर्पण ये बना है ये किसी गोले से काट करके बनाया गया होगा और उस गोले का भी अपना केंद्र रहा होगा और वही गोले का केंद्र ही यहाँ पर दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अर्थात परिभाषा आप कह सकते हैं कि उस गोले के केंद्र को जिससे कि दर्पण काटा गया एक भाग होता है, या उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। चलिए तो एक एक को हम लोग लेकर के चलेंगे एकदम क्रम से। वक्रता केंद्र पहला नंबर है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है, उस गोले के केंद्र को, चलिए लिखते भी चलेंगे, आपको बता दिए हैं, उस गोले के केंद्र को
केंद्र को जिसका कि दर्पण काटा गया एक भाग है, काटा गया एक भाग है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, चलिए समझने के लिए एक यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, जिससे आगे जो भी और परिभाषाएं आएंगी उनको हम लोग अपने चित्रों में बढ़ाते चलेंगे और समझते चलेंगे। चलिए एक बना दिया जा रहा है आपका गोलीय दर्पण, और ये जो गोलीय दर्पण बना है ये अवतल है, जो जैसे जिस प्रकार से अवतल में होगा वैसे उत्तल में होगा, बस क्या होगा उसकी दिशा अलग होगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि ये जो दर्पण है ये अपने गोले को इस साइड में कंप्लीट करेगा, जब इधर ये अपने गोले को कंप्लीट करता है तो इसका केंद्र इसी साइड में पाया जाएगा। अर्थात जो आपका अवतल दर्पण है इसका वक्रता केंद्र पाया जाएगा बाईं ओर, और जो उत्तल दर्पण होगा वह इस प्रकार से बनेगा, अर्थात इस प्रकार से बनेगा, ये अपना गोला इस तरफ पूरा करेगा, तो इसका वक्रता केंद्र जो है वह दाहिनी ओर पाया जाता है। दिशा अलग होगी, जो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस, ये सभी जो है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होते हैं, लेकिन परिभाषाएं उनकी जो है वह एकदम सेम होंगी। चलिए तो ये जो आपका दर्पण लिया गया अवतल, ये अपना गोला इस प्रकार से कंप्लीट करेगा, इसका मतलब इसका कहीं केंद्र पाया जाएगा, और यही जो केंद्र है इसी को कहा जाएगा वक्रता केंद्र। ये जो केंद्र है इसी को कह दिया जाएगा वक्रता केंद्र। अब इसके बाद इसको बता दिया गया है, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर अपने चलेंगे। यहाँ पर आप केंद्र तो पा गए, अब आप देखिए ये जो दर्पण बना हुआ है इसकी अपनी कुछ लंबाई होगी, और जब इसकी अपनी कुछ लंबाई है, चाहे 20 सेंटीमीटर हो चाहे 30 सेंटीमीटर हो, इसका आधे पर कोई एक बिंदु आएगा, और वही जो मध्य बिंदु होगा वह आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दर्पण का जो ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल का मतलब कि वह तल जो प्रकाश की किरणों को अपने तल पर पड़ने के बाद उसको परावर्तित कर देता है, उस तल को कहा जाता है परावर्तक तल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भी दर्पण है इसका परावर्तक तल है, और इसका जो मध्य बिंदु आएगा, अर्थात मध्य भाग में जो बिंदु आएगा उसी बिंदु को ही कहा जाएगा दर्पण का ध्रुव। तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे यहाँ पर जो बिंदु आएगा वह दर्पण का ध्रुव होगा, जिसे हम लोग P से व्यक्त करेंगे। चलिए इसकी परिभाषा भी लिख दिया जाए। तो परिभाषा क्या बन रहा है, तो पहले हेडिंग डालने उसके बाद में परिभाषा। तो दूसरा हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो यहां हम लोग बोलेंगे परिभाषा कि दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित
करते हैं। चलिए, अब इसके बाद में दो परिभाषाएं तो आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको जानना है वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि जो ये वक्रता केंद्र पाया गया है, इस वक्रता केंद्र से लेकर के जो ये ध्रुव है, इनके बीच की जो ये दूरी है, इसी दूरी को ही कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए और ये जो दूरी होगी, इस दूरी को आप दर्शा दीजिए स्मॉल आर या कैपिटल आर भी कह सकते हैं। तो इस स्थिति में परिभाषा यहाँ से बन रही है वक्रता त्रिज्या का कि जो वक्रता केंद्र है, इससे ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। चलिए, परिभाषा इसका हम लोग लिखेंगे। हेडिंग पहले डाल लीजिए। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। चलिए, वक्रता त्रिज्या में आप इसकी परिभाषा लिखिए। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता, चलिए इधर लिख दें, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तीन परिभाषाएं आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आपको अभी और भी बिंदु जानने हैं, तो आप अगली कड़ी आप जान लीजिए अभिलंब क्या है। तो अगला हेडिंग हो जाएगा चौथा नंबर, अभिलंब। चलिए, अभिलंब क्या है? तो आप यहाँ पर पाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका दर्पण का पृष्ठ है। जो भी ये दर्पण का पृष्ठ होता है, इसके किसी भी बिंदु से आप वक्रता केंद्र तक मिला दीजिए। जो वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो परिभाषा बनेगा कि दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अभिलंब कहा जाता है। और आप ये जानते होंगे कि अभिलंब जब कोई भी रेखा बनेगी तो वह अपने दोनों ओर जो है 90 डिग्री के कोण को बनाती है। तो यदि आप ऐसी स्थिति यहाँ से देखें तो इस दर्पण पर आप कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, चाहे आप ऊपर लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। चलिए, मान लीजिए आप यहाँ बिंदु ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, और इसी बिंदु से आप सीधे मिला दीजिए, यह जो है वक्रता केंद्र तक। अब यही जो रेखा है वही आपका जो है अभिलंब कहलाएगा। तो परिभाषा बनेगा कि दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को जो है अभिलंब कहा जाता है। चलिए, परिभाषा लिखेंगे। दर्पण के पृष्ठ के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं।
आप कॉन्सेप्ट को सभी याद रखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इनका उपयोग अभी आगे भी हो सकता है कहीं पे। चलिए 4 परिभाषाएं आपकी हो गई। इसके बाद में आप जान लीजिए मुख्य अक्ष क्या है। 5वां नंबर, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अब आप मुख्य अक्ष के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वक्रता केंद्र है और जो ये ध्रुव है, इनके बीच की जब हम लोगों ने दूरी को देखा तो जो इन दोनों के बीच की दूरी थी वह तो वक्रता त्रिज्या कहलाई थी। लेकिन यदि कोई ऐसी रेखा हो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, उसी रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। अर्थात ऐसी रेखा, या फिर सीधे कह दीजिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा यहां पर लिखेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए मुख्य अक्ष आपका हो गया। इसके बाद आप जान लीजिए दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, चलिए दर्पण का द्वारक क्या है? द्वारक से मतलब होता है दरवाजे का। अर्थात जैसे आप देखेंगे यदि कोई पतला दरवाजा है तो उसमें से कम चौड़ा सामान जाएगा, यदि कहीं पर चौड़ा दरवाजा है तो वहां पर जो है सामान अधिक मात्रा में जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक जो ये दर्पण है, इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में कहीं भी कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वह परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगी। लेकिन कहीं आपने प्रकाश की किरण को जो है ऊपर से डाला ऐसे, या फिर यहाँ एकदम नीचे से कर दिया, तो ये दोनों किरणें जो भी हैं वह बिना परावर्तित करती हुई सीधी आगे बढ़ जाएंगी। तो आप इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो पृष्ठ है उसके पृष्ठ का पूरा जो ये व्यास लिया जाएगा, वही पृष्ठ का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। और ये जो व्यास लिया जाएगा वह परावर्तक पृष्ठ का होना चाहिए। तो यहाँ से परिभाषा आपका बनेगा कि दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यदि दर्पण के द्वारक को यहाँ दर्शाना चाहें, यदि पहला सिरा ऊपर का यम1 है, नीचे का सिरा यम2 है, तो यम1 से लेकर के यम2 का जो ये पूरा व्यास होगा वही आपका जो है दर्पण का द्वारक कहलाएगा। चलिए कितने पॉइंट हो गए आपके? 6। अभी आप इस चित्र में देखेंगे अभी फोकस नहीं है। चलिए फोकस को जान लेते हैं, उसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है। 7वां नंबर, मुख्य फोकस। चलिए मुख्य फोकस क्या चीज होता है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष खींचा गया है, इसी के समांतर कोई प्रकाश की किरण ऐसे चले, तो मान लीजिए ये आपकी समांतर प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है,
अब मुख्य अक्ष के समांतर जब ये प्रकाश की किरण चली है तो यह दर्पण के इस बिंदु पर काट रही है या फिर इस बिंदु पर परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसी बिंदु को जो है मुख्य फोकस कहा जाता है। अब ये आपका जो अवतल दर्पण है इसमें से तो होकर चली जा रही है, लेकिन कहीं उत्तल दर्पण होता तो उसमें से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। जो प्रतीत शब्द है वह उत्तल दर्पण के लिए होगा और जो वास्तव में जा रही है वह जो है आपका ये अवतल दर्पण के लिए हो जाएगा। तो चलिए परिभाषा लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं इस बिंदु से जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उससे या उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद में हम लोग नए हेडिंग को जानेंगे। चलिए इसे मिटा दिया जा रहा है, चित्र को नहीं मिटाएंगे क्योंकि अभी इसी में और भी चीज़ें जाननी हैं। मुख्य फोकस तक हो गया है। आप लोग नोट्स बनाते चलें क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, जिससे यदि आप मान लीजिए किसी प्रकार से नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो यहाँ से आप एकदम आसान लैंग्वेज में जो है नोट्स को बना सकते हैं। इसीलिए आप नोट्स अवश्य बनाते चलें। चलिए मुख्य फोकस तक तो हो गया है। अब आपको जानना है इसके बाद में फोकस दूरी को। फोकस दूरी चलिए फोकस दूरी क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो बिंदु है वह मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से लेकर के जो ध्रुव के बीच की दूरी होता है उसे फोकस दूरी कहा जाता है और वह जो फोकस दूरी है उसे स्मॉल एफ से
प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा यहाँ से बनेगा, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है। चलिए परिभाषा बनाएंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए ये तो आपका हो गया फोकस दूरी की परिभाषा। अब आपको एक और जानना है फोकस तल के बारे में, उसका भी हेडिंग आप डाल लें। 9वां नंबर आपका है फोकस तल। चलिए फोकस तल क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं यही आपका फोकस है। ये जो फोकस है इसके लंबवत जाने वाला या लंबवत खींचा गया जो तल होता है उसी को फोकस तल कहते हैं। या ऐसा तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा यह लंबवत पाया जाता है उसे फोकस तल कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा बनाएंगे फोकस तल का कि वह तल या ऐसा तल जो मुख्य फोकस से या में से होकर जाता है तथा यह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। चलिए ये आपका जो है गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी वह सभी आपको एक एक करके क्रम से बता दी गई हैं। 9 परिभाषाएं आपको बताई गई हैं। आप लोग यदि ध्यान से समझे होंगे तो आपको हर एक परिभाषा एकदम से आसान लगी होगी। यदि आपको हल्का भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स स्टार्टिंग से करके दोबारा आप देख लीजिएगा, आपको एक एक परिभाषा जो है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे नए हेडिंग पर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसको मिटा दिया जाए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नए हेडिंग पर। नया हेडिंग क्या होगा कि जैसा कि अभी आपने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जान ही लिया, अब इन दोनों में संबंध का सूत्र पढ़ा जाए कि आखिर फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होता है इसमें संबंध क्या होता है। चलिए तो आप पहले हेडिंग डाल लें। चलिए हेडिंग आप डाल लीजिएगा पहले से, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध आपको निकालना है। तो जैसा कि अभी आपको वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया गया कि जो ये दर्पण होता है, चलिए एक बार फिगर को और बनाया जाए जिससे चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। गोलीय दर्पण हो गया, ये आपकी रेखा मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा P, इसके बाद में होता है F और उसके बाद में होता है C। और हम लोग ये भी जान लिए थे कि C से लेकर के P के जो बीच की दूरी होगा वह R कहलाएगा और F से P के बीच की दूरी जो है वह स्मॉल f कहलाएगा। ये चीजें तो क्लियर आपको पिछले वाले हेडिंग में बता दिया गया है। अब इसमें देखिए कि जब हम लोग फोकस दूरी का 2 गुना करेंगे, मतलब इतना भाग प्लस इतना भाग जोड़ेंगे, तब जाकर के ये R के बराबर होगा। अर्थात जो ये वक्रता त्रिज्या है यह फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। या फिर आप ये कहिए कि जो ये वक्रता त्रिज्या लिया गया इसका जब आप आधा करेंगे तब जाकर के फोकस दूरी मिलेगा। अर्थात दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए इसी सेंटेंस को लिख दे रहे हैं, गोलीय दर्पण की, चलिए यहीं लिख दिया जा रहा है, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कॉमा वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। इसका मतलब है कि यह बराबर जब हम लोग लिखेंगे वक्रता त्रिज्या का आधा करके, अर्थात कहने का तात्पर्य है F इज इक्वल टू हो जाएगा R बटे में 2। ये आपका सूत्र हो गया। यदि आप यहाँ से एक सूत्र और निकालना चाहें तो ये गुणा करा करके तो यहाँ से भी आप निकाल लेंगे। निकालेंगे कैसे? इस R का गुणा यहाँ F के बटे में 1 छिपा है, इसमें करा दीजिए तो R का 1 में गुणा होगा R मिलेगा। यहाँ R बराबर ये दोनों का गुणा कराइएगा 2F, अर्थात R बराबर आपको सूत्र मिल जाएगा 2F। इसका कथन ऊपर लिख दिया गया और इसका कथन आप ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। चलिए तो आपने यहाँ चित्र में इसको देख लिया। ये भी आप ध्यान रखिए कि यह जो संबंध बन रहा है या यह जो सूत्र मिल रहा है यह अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए, किसी एक दर्पण के लिए नहीं है। चाहे उत्तल दर्पण के लिए न्यूमेरिकल आता है या फिर अवतल दर्पण के लिए न्यूमेरिकल आता है, आप दोनों स्थितियों में इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ कहेंगे कि यह संबंध उत्तल तथा अवतल, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए है, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका ये हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे दर्पण के लिए जो एक संयुग्मी बिंदु होता है वह क्या चीज है। आप चाहे उसे संयुग्मी बिंदु कहें या फिर उसे आप संयुग्मी फोकस भी कह सकते हैं। कॉन्जुगेट पॉइंट या फिर कॉन्जुगेट फोकी कहा जाता है। चलिए तो उसकी हेडिंग को डाल लें, संयुग्मी फोकस।
संयुग्मी फोकस, या फिर आप कह दीजिए संयुग्मी बिंदु। चलिए फोकस या बिंदु कहा जाता है। अब संयुग्म का मतलब होता है जहां पर चीजें जोड़े के रूप में हो, वहीं पर हम लोग युग्म का उपयोग करते हैं। एक रहेगा वहां पर युग्म नहीं सिंगल कह देंगे, लेकिन जब बात आएगा युग्म का वहां पर कपल बन जाता है, एक जोड़े के रूप में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां भी आप देख पा रहे हैं संयुग्मी फोकस है बिंदु, या फोकस ना कह के आप कहिए संयुग्मी बिंदु। इसका मतलब है यहाँ पर दो बिंदु पाया जाएगा। और होता क्या है कि जो भी दोनों बिंदु पाए जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम मानते हैं एक बिंदु यहाँ रहेगा, दूसरा बिंदु यहाँ, इसमें दो बिंदु होगा। एक बिंदु पर वस्तु रखा जाएगा और दूसरे बिंदु पर इसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो बिंदु होंगे यह कहलाएंगे संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी बिंदु क्लियर हो गया? क्या क्या बता दिए कि संयुग्मी बिंदु में दो बिंदु पाए जाते हैं या दो स्थान होते हैं। उन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर आप वस्तु रख दीजिए, और जब यहाँ वस्तु आपने रखा है तो जो दूसरा वाला बिंदु है उस पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब ये दोनों मिल करके संयुग्मी बिंदु कहलाएगा। या फिर आप यहाँ पर वस्तु को रखिए, यहाँ पर जब वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इसका मतलब है तब भी ये दोनों बिंदु संयुग्मी बिंदु ही कहलाएंगे। चाहे आप यहाँ वस्तु रखिए प्रतिबिंब यहाँ बने, या यहाँ आप वस्तु रखिए यहाँ प्रतिबिंब बन जाए, दोनों जो होंगे बिंदु यह आपका संयुग्मी बिंदु कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु कहते हैं। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु कहा जाता है, जिसमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाता है या बनता है। चलिए बन जाता है। चलिए क्या कहा गया? हम लोग उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु के नाम से जानेंगे जिसमें से किसी एक बिंदु पर आप वस्तु को रखिए और उसका जो प्रतिबिंब है वह दूसरे बिंदु पर जाकर के बन जाए। और ये भी क्लियर आप जान लीजिए कि ये कौन से दर्पण में संभव होता है और कौन से दर्पण में संभव नहीं होता। ये विशेष इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि संयुग्मी फोकस कौन से दर्पण में संभव है और कौन से दर्पण में संभव नहीं है। तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वह वास्तविक होते हैं, और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होंगे वो आभासी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि जो संयुग्मी फोकस है वह केवल अवतल दर्पण में संभव होगा, उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता है। चलिए इसको लिख लेंगे नोट पॉइंट में। चलिए नोट पॉइंट में लिख लेंगे संयुग्मी फोकस केवल अवतल
अवतल दर्पण में ही संभव है, में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। उत्तल दर्पण में नहीं। चलिए, तो आपको यह भी बता दिया गया कि जो संयुग्मी फोकस होगा वह केवल और केवल अवतल दर्पण में पाया जाएगा। अवतल दर्पण में बन सकता है लेकिन वह उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वह वास्तविक होते हैं, केवल एक बार आभासी होगा। उसको हम लोग, ये जो नियम होगा आभासी बनने का, उसको हम लोग नए लेक्चर में जानेंगे। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वह वास्तविक अधिकतर होते, केवल एक बार जो है वह आपका आभासी हो जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में आप यहाँ देख पा रहे हैं, उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वह आभासी होते हैं। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम लोग अगले पर चले। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसको हटा करके हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये अवतल दर्पण जिसे हम लोग जान गए कि बाहर से कलई किया जाता है और अंदर से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण इसमें जो है बाहर से प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी, लेकिन जो कलई रहती है वो अंदर से की जाती है। इसके आखिर उपयोग क्या होते हैं? चलिए, तो हम लोग एक एक को क्रम से जान लेंगे। तो आप हेडिंग डालिए अवतल दर्पण के उपयोग। पहले अवतल का हम लोग जान लेंगे, इसके बाद में उत्तल का भी जान लेंगे। तो हेडिंग आपका हो जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। चलिए, अवतल दर्पण के आखिर उपयोग क्या है? सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग आपने देखा होगा कि जो ये मतलब जो नाई होते हैं, जो सैलून चलाते हैं, वो लोग दाढ़ी बनाने के लिए या बाल बनाने के लिए जो है वहाँ पर अपने दुकानों में बड़ी फोकस दूरी का, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। ये पहला हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे जो डॉक्टर होते हैं, यह छोटे द्वारक का, छोटी फोकस दूरी, क्योंकि उसका जो टार्च होता है उसमें आप देखते होंगे थोड़ा सा भाग रहता है, तो उसका उपयोग जब करते हैं तो जिसके द्वारा या किस लिए करते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं। तो उसका उपयोग इसलिए करते हैं जिससे जैसे कान में जब कोई समस्या हो जाती है, जब दिखता नहीं है तो अपना देख कर लाइट को जला करके तब देखते हैं। गले में कुछ अंदर हो गया है तो वहाँ भी मुख को जो है खुलवा करके उसके बाद अंदर टार्च को जला करके वहाँ पर भी वो देखते हैं। मतलब इन सभी जगहों पर डॉक्टर जो है जिस टार्च का उपयोग करता है उस टार्च में जो है अवतल दर्पण लगा होता है। तो चलिए, इन दोनों को हम लोग लिख लें। तो पहले में आप जाने हैं कि बड़ी फोकस दूरी का उपयोग करता है नाई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आप बोर्ड जैसे इतने बड़े बड़े जो है वो अवतल दर्पण को लगाता है, लेकिन इतना बड़ा जो है डॉक्टर उपयोग नहीं करता। तो आप नाई के लिए कह सकते हैं ये बड़े बड़े जो है ये फोकस दूरी और बड़े द्वारक का जो है वो अवतल दर्पण उपयोग करता है दाढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कि बड़ी फोकस दूरी, पहला नंबर, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। दूसरा आपको बताए हैं डॉक्टर भी उपयोग करता है, लेकिन उसका जो द्वारक होता है वह छोटा। तो यहाँ दूसरे नंबर में हम लोग लिखेंगे
दूसरा। चलिए ये पहला आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण। क्यों ऐसा है? क्योंकि वह जो है बड़े आकार में पूरा इतना बड़ा लगाता है, लेकिन डॉक्टर जो टार्च उपयोग करता है वह जो है छोटे, मतलब उसका जो शीशा आगे रहता है दर्पण, वह छोटे आकार में होता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि छोटे अवतल दर्पण, छोटे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर, चलिए एक मिनट, उपयोग डॉक्टर कान, नाक, आँख, गला इत्यादि इत्यादि के भीतरी अंगों को, भीतरी अंगों को देखने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए करता है। चलिए 2 नंबर आपका हो गया। इसके बाद में आपको मिलेगा तीसरा नंबर। अब आप तीसरे नंबर में ऐसे जानिए कि जो बड़ी बड़ी सौर भट्टियां होती हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े द्वारक का अवतल दर्पण उपयोग करके जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा आती है या सूर्य के प्रकाश के जो किरणों में समाहित ऊर्जा आती है उनको अवशोषित करता है, संग्रहित करता है, जिससे उसकी ज़्यादा मात्रा जो है ऊर्जा के रूप में संचित कराया जा सके। तो ये आपका तीसरे नंबर में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में सूर्य की, सूर्य की, चलिए सूर्य की विशाल आप कह सकते हैं, या फिर सूर्य की जो ऊर्जा आती है उसको अधिक मात्रा में या जो है इकट्ठा कर देता है अवतल दर्पण। चलिए सूर्य के सेंटेंस बनाइए। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की अधिकतम, सूर्य के प्रकाश की अधिकतम मात्रा को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। चलिए 3 आपको बताया गया, अभी चौथा। तो आप एक बार रिवाइज ऐसे कर लें कि सबसे पहले आपको उपयोग बताया गया अवतल दर्पण का, जिसमें जो ये नाई होते हैं वह अपनी दुकानों पर दाढ़ी को बनाने के लिए बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो डॉक्टर है यह जब शरीर के भीतरी अंग, कभी कभी जैसे कान के अंदर कुछ समस्या है, आँखों में, गले में, इन सभी के भीतरी अंगों को देखने के लिए जो डॉक्टर है वह छोटे अवतल दर्पण का उपयोग कर लेता है। उसके द्वारा उसको दिख जाती हैं चीजें। जो सौर भट्टियां होती हैं अर्थात जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें इकट्ठी करके बड़ी मात्रा में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, वहां पर आप देखेंगे अधिक मात्रा प्रकाश को अवशोषित करना है, इसीलिए उसके लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
चलिए आपका 3 हो गया। चौथा, जैसे आप देखे होंगे जब पढ़ाई की जाती है टेबल लैंपों के द्वारा, तो उस समय टेबल लैंप को जब जलाते हैं उसके थोड़े से स्थान पर अधिक प्रकाश की मात्रा उपस्थित हो जाती है या वहां पर आ जाती है। तो ये भी आपका एक जो है उपयोग है अवतल दर्पण का। तो आप ये कह सकते हैं इसका उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, और इसके उपयोग के द्वारा या इसके उपयोग करने से थोड़े ही मतलब स्थान पर अधिक प्रकाश की मात्रा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। इससे थोड़े स्थान पर इससे थोड़े स्थान पर अधिक, थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। चलिए एक और आप जान लीजिए इसका। जैसे आप देखे होंगे रेलवे इंजन, तो रेलवे इंजन जो है आगे उसके जो बत्तियां लगी रहती हैं वहां पर जो दर्पण उपयोग किया जाता है अवतल। जो स्टीमर की नाव होती हैं वहां पर भी दूर तक देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कोयले की खान में काम करते हैं वे अपने सर पर एक टोपी लगाते हैं, और उस टोपी पर भी आप देखेंगे एक दर्पण का लाइट लगा रहता है, एक लाइट लगा होता है, और उस लाइट के ऊपर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ कहेंगे रेलवे इंजन। मोटर कार भी आप देखे होंगे, जो कार के हेड लाइटें होती हैं आगे जहाँ पर बत्ती लगी होती है कि आगे जो है लाइट जला करके रास्ते को देखा जाए, वहां पर भी अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है, जिससे जो प्रकाश है वो ज्यादा दूरी तक जा सके। तो 5वां नंबर आपका हो जाएगा मोटर कार। चलिए लिखा जाए मोटर कार, रेलवे इंजन, स्टीमर, सर्च लाइट इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, देखा जा सके भी आप कर सकते हैं, देखा जा सके। चलिए तो ये आपका जो 5 पॉइंट है ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है।
हेडिंग आप डाल लीजिए उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। चलिए इतने जगह में आपका आ जाएगा। पहला पहला उपयोग आप जान लीजिए, जैसे आप फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी वाहन होते हैं उसमें आप देखते होंगे साइड मिरर के रूप में, मतलब बगल में जहां पर ड्राइवर बैठते हैं वहां उनके दाहिने ओर भी और उनके बाएं ओर भी दोनों साइड में जो है एक दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उस दर्पण में जो है पीछे से आने वाली गाड़ियों के चित्र देखे जा सकते हैं या पीछे से आने वाली गाड़ियों के प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। नहीं तो यदि उसके पास में दर्पण नहीं लगा है तो पीछे से कौन सी गाड़ी कहाँ पहुंची है, कहाँ आई है, तो वह उसको जानकारी नहीं हो पाएगा। और यदि कहीं उन्होंने गाड़ी को मोड़ दिया, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये उत्तल दर्पण का पहला उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ ये कहेंगे कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे पीछे के वाहन जिससे दुर्घटना में कमी आ सकती है। दुर्घटना में कमी आ सकती है। चलिए पहला तो हो गया। इसमें आपको दूसरा और जानना है। यही दूसरे में आप जान लीजिए कि जैसा कि आप देखे होंगे जो भी गली और बाजार हैं वहाँ पर जो भी लाइटें लगी होती हैं वहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे जो प्रकाश है पूरा उस गली और बाजार में एकदम अच्छे प्रकार से प्रकाशित हो सके, कहीं भी किसी प्रकार का अंधेरा नहीं रहे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि गली तथा बाजारों में लगे लाइटों के शेडों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा इसके द्वारा प्रकाश पूरी तरह से फैल जाता है। चलिए ये आपका जो है उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आप लोग जो है यहीं पर क्लास को हम ओवर करेंगे। आप लोग इसका अच्छे प्रकार से नोट्स बना लीजिएगा और इसे आप समझ करके लर्न भी कर लीजिएगा, जिससे आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अभी तो हालांकि थोड़ी दूरी है लेकिन अभी सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी तो ये स्टार्टिंग हो रही है।
हालांकि हम लोग सिलेबस को पूरा एकदम कंप्लीट कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी। हर एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।